हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है लैब असिस्टेंट का अपना ज्योग्राफी का एग्ज़ाम नज़दीक है। 9 मई का अपना एग्ज़ाम है और इस क्लास में मानव भूगोल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं वो इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को मिस ना करें। पूरा एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग लगा के जाओ, रट के जाओ। ठीक है, और ये 70 टेस्ट सीरीज जो हैं लाइव स्टैंड ज्योग्राफी की, जिसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भारत भूगोल और प्रायोगिक भूगोल के जो क्वेश्चंस हैं शामिल किए गए हैं। मात्र 9 रुपये में आपको मिल सकती है और ये सब आपको मिलेगी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। ये अपनी ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और बाकी ये मेरे नंबर हैं जिनके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 9817019664। ठीक है जी, तो 9 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो ज़रूर लगाओ, बहुत फ़ायदेमंद आप सभी के लिए ये रहने वाली है। चलो जी, शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में लगाना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है वो सीधा किसी आपको कोई परफेक्ट आंकड़े, जैसे अपनी थ्योरी की क्लासेज की बात करें तो हमने थ्योरी की क्लासेज में जो अपनी ये सारे जो आंकड़े हमने किए थे जनसंख्या वितरण वाले टॉपिक में, वो हमने WPPR की जो रिपोर्ट थी 2017 उसके अनुसार देखे थे, है ना। हालांकि आपको ऐसा नहीं पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है जी, तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है। लगभग अगर हम बात करें तो 450 करोड़ के करीब, और वैसे परसेंटेज में देखें तो लगभग 60% मैंने आपको बताया था। लगभग 60% जो जनसंख्या है किस महाद्वीप में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में। दो क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं, सर्वाधिक एशिया, एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है कौन, अफ्रीका। कौन आता है, अफ्रीका। सबसे लास्ट में कौन सा महाद्वीप आएगा, ओशनिया महाद्वीप आएगा। कौन सा आएगा, ओशनिया आएगा। ठीक है जी, तो जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा फिर कम ऐसे, तो एशिया में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम है अफ्रीका, फिर क्या यूरोप आएगा क्या, हाँ जी, फिर क्या आएगा, यूरोप आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यूरोप आएगा, और फिर ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। ठीक है जी, हाँ। एशिया में लगभग 450 करोड़ है, अफ्रीका की लगभग 125 करोड़ है, यूरोप की लगभग आपका 75 करोड़ है, लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन का मैंने आपको लिखाया था दक्षिण अमेरिका लगभग 65 करोड़ के करीब लिखवाया था, 36 करोड़ लगभग मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका लिखवाया था, ओशनिया सबसे कम 4 करोड़ के करीब ओशनिया महाद्वीप में लिखवाया था। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या ओशनिया महाद्वीप। ठीक है, और अंटार्कटिका है वो जनविहीन क्षेत्र है, आपको अच्छे से पता है। तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जवाब देते हुए चलो जल्दी जल्दी फास्ट। 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में रहता है। बात कर रहे हैं 2001 की जनगणना के अनुसार, बताओ विश्व जनसंख्या का कितना जो प्रतिशत है वो एशिया के अंदर वास करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बोलो भाई, एशिया में मैंने बताया था लगभग कितना, 60%। चाहे आप 2017 की जो WPPR रिपोर्ट है उसके अनुसार बात कर लो, या फिर बात कर लो 2001 की जनगणना के अनुसार, तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60%। कितना, 60% कहाँ वास करता है, एशिया में वास करता है। किसकी आबादी सबसे कम है, आपको कुछ निम्नलिखित में देश दे रखे हैं, बताओ। ये महाद्वीप दे रखे हैं, और सबसे कम आबादी वाला जो महाद्वीप पूछा है, एशिया सर्वाधिक है, दूसरा सर्वाधिक अफ्रीका है, तीसरा सर्वाधिक यूरोप है, काट दो। सबसे कम आपकी ओशनिया महाद्वीप, ओशनिया ऑस्ट्रेलिया, है ना। सबसे कम कौन सी हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। कौन सी हो गई, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। बताओ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस जन समूह में निवास करती है ना। मैंने आपको जनसंख्या जन समूह करवाए थे, आप लोग जल्दी से बताओ विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है
वो किस जन समूह में निवास करती है। तो एशिया में अगर सर्वाधिक जनसंख्या है तो बताओ किस जन समूह में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी। सीधा सा जवाब है किस जन समूह में बच्चे, एशियाई जन समूह में। किस में? एशियाई जन समूह में वास करती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले जल्दी जल्दी जवाब देते हुए चलो, समय खराब नहीं करेंगे, समय बहुत कम अपने पास। सन 2020 के अनुसार पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब 2017 का हमने अभी आंकड़ा देखा था, तो 2020 में कोई ज़्यादा फर्क आ जाएगा क्या? जल्दी से सेट कर दो। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान है, सर्वाधिक एशिया का मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। एशिया देखो सबसे सर्वाधिक एशिया है, एशिया ऑप्शन में नहीं है तो एशिया हटा दो। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका दे रखा है हमारे कहाँ नंबर 1 पे, तो 1 से शुरू होने वाले 3 ऑप्शन है तो 2 को काट दो। अफ्रीका के बाद आएगा यूरोप, क्या आएगा? यूरोप, यूरोप 2 नंबर पे है तो 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, ये वाला ऑप्शन काट दो। उसके बाद क्या आएगा भाई? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बताओ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, क्या करोगे? 3 करोगे? उत्तरी अमेरिका करोगे, हाँ जी, या दक्षिण अमेरिका करोगे? देखो हमने दक्षिण अमेरिका में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन का लिखवाया था मैंने आपको, याद करो, है ना। लैटिन अमेरिका वो मिक्स करके लिखवाया था मैंने आपको, क्या करके? मिक्स करके लिखवाया था। ठीक है जी, अब बताओ आप लोग जल्दी से। सही जवाब क्या आ जाएगा आपका? हाँ जी, आप कहोगे सर पहले क्या आ जाएगा अपना? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। अच्छा, 2013 की आपने रिपोर्ट देखी होगी, 2013 की रिपोर्ट, उसमें वो मैंने एक 2013 के भी आंकड़े लिखवाए थे जिसमें एशिया के लगभग 430 करोड़ की आबादी थी, है ना। अफ्रीका की लगभग 110 करोड़ के करीब, यूरोप की लगभग 70 करोड़ के करीब, है ना। और 70 करोड़ के बाद उत्तरी अमेरिका की 50 करोड़ लिखवाई थी मैंने, है ना। फिर दक्षिण अमेरिका कैरेबियन की 40 करोड़ लिखाई थी आपको। फिर सबसे कम किसकी लिखवाई थी? ओशनिया की 3.8। तो सही जवाब क्या चला जाएगा आपका? 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब चला जाएगा, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? बच्चे वैसे अगर पूछते ना आपसे, यहाँ उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ना देके लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन ये सारी चीज़ें लिख देते, तब आप तीसरे नंबर पे इसका नाम लेते, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का। ठीक है ना। चलो जी, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है 2021 में? सबसे कम आपको पता है किसकी? यूरोप की तो नहीं मिलेगी, अफ्रीका की तो नहीं मिलेगी, तो बताओ किस महाद्वीप की जो जनसंख्या है 2021 में सबसे कम है? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आप कहोगे सर दक्षिण अमेरिका, और यहाँ दक्षिण अमेरिका की जगह लैटिन अमेरिका प्लस कैरेबियन होता तो फिर हम उत्तरी अमेरिका की तरफ चले जाते। ठीक है, यहाँ सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलो। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? ये जनसंख्या का टॉपिक का पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? आप कहोगे सर लगभग 90%। विश्व की कितनी जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? हाँ जी, और वैसे एक मैंने ये भी लिखवाया था कि विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर रहती है, और 20% जो जनसंख्या है वो 80% भूभाग पर रहती है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, हाँ जी, है ना। और विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? आपका जवाब क्या चला जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर हमारा जवाब चला जाएगा फिर क्या? 90%। क्या आ जाएगा? 90% हमारा सही जवाब चला जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आंकड़े और भी लिखवाए हैं मैंने, देखो ये बाकी जो हमने थ्योरी की क्लास देखी थी वहाँ हमने ऐसे देखा था कि लगभग 85% जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ये देखा था हमने, और 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, ऐसा हमने देखा था, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है लगभग 15%।
ठीक है, तो ये आंकड़े लिखवाए थे, इस हिसाब से 90% आप कर सकते हो, बाकी सही आंकड़ा 85% आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी। 2011 के आंकड़े मैंने आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश लिखवाए थे, और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है मैंने आपको, है ना। CBSE बाप याद है, CBSE बाप ने बाहर मैक्सिको भेजा, करवा रखी है ना। CBSE इनमें चेक कर लो, क्या इनमें से कोई सा देश आ गया क्या। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे भारत के बाद तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आ जाएगा आपका इंडोनेशिया, फिर उसके बाद CBSE के बाद बा से क्या बनेगा, ब्राज़ील बनेगा, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान बनेगा। तो ब्राज़ील ऑप्शन में है हमारा, बिल्कुल है, तो बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही जवाब चला जाएगा, है ना, चला जाएगा। चीन, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान के बाद क्या आएगा बताओ ज़रा, है ना। बाप ने से क्या आ जाएगा, नाइजीरिया आ जाएगा, आएगा कि नहीं, है ना। चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022-2019 में जो परिष्कृत हैं के अनुसार किस विश्व की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। CBS, एस क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, एस क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद आ गई ट्रिक है। तो तीसरी बड़ी जनसंख्या कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो अफ्रीका का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आएगा क्या बच्चे, नाइजीरिया। अभी मैंने बताया था आपको कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है। यूरोप का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है बच्चे बताओ वो कौन सा है। फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है। देखो रूस को काउंट करो तो कर लो, रूस ऑप्शन में नहीं है, तो अब बताओ यूरोपीय देश कौन सा है जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है। क्या करोगे भाई, आप कहोगे सर इसमें नाम आ जाएगा किसका, जर्मनी का। किसका, जर्मनी का। मैंने अलग अलग लिखवाए हैं आपको सारे, महाद्वीप वाइज भी मैंने लिखवाए हैं, महाद्वीप वाइज भी लिखवाए हैं कि कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, जिसकी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा जवाब क्या बच्चे, जर्मनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शा रहा है। बताओ कौन सा प्रदेश है जो ऋणात्मक वृद्धि दर को दिखा रहा है। पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। हमने टॉपिक पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, बोलो है कि नहीं, है ना। अच्छा, उसके बाद इसके कारक देखे थे हमने। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से होते हैं। जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, माइग्रेशन प्रवास होता है, ये चीज़ें हमने देखी थी, है कि नहीं बताओ जरा। फिर हमने विश्व की जनसंख्या देखी थी कि कैसे 1-1 अरब की वृद्धि होने की कितनी अवधि है, वो चीज़ हमने नोटिस की थी, ठीक है। उसके बाद वृद्धि दर को हमने के हिसाब से विश्व को 4 भागों में बांटा था। अत्यधिक वृद्धि दर, अधिक वृद्धि दर, मध्यम वृद्धि दर, न्यून वृद्धि दर। और फिर बात करें ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करें तो ऋणात्मक वृद्धि दर वो होती है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर 0 से भी कम हो। जहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होती है, जहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 0 से भी क्या हो, कम हो, 0 से भी कम हो। मैंने कुछ देश लिखवाए थे आपको, जैसे एंडोरा लिखवाया था मैंने आपको। एंडोरा का -1.6% क्या है, वृद्धि दर है, जनसंख्या माइनस में है। एंडोरा के बाद मैंने लिथुआनिया लिखवाया था आपको। लिथुआनिया के बाद लाटविया लिखवाया था मैंने आपको। लाटविया के बाद यूक्रेन लिखवाया था। यूक्रेन के बाद स्पेन का लिखवाया था, इटली का लिखवाया था, स्पेन, इटली, ठीक है। महाद्वीपों के अनुसार भी हमने देखा था, है ना। महाद्वीपों के अनुसार भी हमने देखा था कि जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका में है। और सबसे कम किस में है जनसंख्या की वृद्धि दर, यूरोप के अंदर है,
कहाँ है? यूरोप के अंदर है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका के बाद ओशनिया के अंदर है, ओशनिया के अंदर है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। एशिया में लगभग 1% के करीब है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। बताओ ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर को, अगर इस क्वेश्चन को आप आसानी से आपने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं देखी थी तो उसके अनुसार भी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप जवाब दे सकते हो, जहां जनसंख्या के घट जाने का व्यय हो रखा है ना, और इसमें काउंट हो जाएगा आपका पश्चिमी यूरोप, जापान, है ना। तो यहाँ सही जवाब आपका क्या चला जाएगा बताओ जरा? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर को दिखा रहा है पूर्वी यूरोप करोगे या देखो पश्चिमी यूरोप ऑप्शन में नहीं है, पश्चिमी यूरोप इसका सही जवाब आना चाहिए, लेकिन पश्चिमी यूरोप यहाँ ऑप्शन में आपका नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? ऋणात्मक सबसे कम मैंने बताया था ना, यूरोप का है जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो यहाँ सही जवाब फिर इस ऑप्शन के हिसाब से हम कर देंगे पूर्वी यूरोप। क्या कर देंगे बच्चे? पूर्वी यूरोप ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे, है ना। बाकी पश्चिमी यूरोप ज़्यादा सही जवाब है इसका, पश्चिमी यूरोप ज़्यादा सही जवाब है इसका, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे। एशियाई जनसमूह मुख्यतः फैला है, अब एशियाई जनसमूह बताओ कहाँ फैला है एशियाई जनसमूह? आप कहो सर एशियाई जो जनसमूह है वो उत्तरी, पहली बात तो दक्षिणी अक्षांश हटा दो, एशियाई जनसमूह 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है, 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशियाई जनसमूह जो है वो फैला है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताओ सबसे विशाल जनसमूह, पहली बात तो एशिया जनसमूह, और एशिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो बताओ पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया। आप कहोगे सर ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा था। जो सर्वाधिक अगर हम बात करें विश्व के सबसे विशाल जनसमूह का, आप लोग भी जवाब दो, है ना। इसका सही जवाब क्या जाएगा? ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, है कि नहीं बताओ जरा? ये सारी चीज़ें हमने नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, जल्दी से आप लोग है ना इसका जवाब दो फास्ट। सही जवाब क्या जाएगा इसका बताओ? पूर्वी एशिया आएगा या दक्षिणी एशिया आएगा या दक्षिणी पूर्वी एशिया आएगा? सही जवाब क्या जाएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ जी बताते चलो जल्दी जल्दी फास्ट। बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, है ना। क्या आएगा? पूर्वी एशिया आएगा या दक्षिणी पूर्वी एशिया आएगा? हाँ जी, तो आप कहोगे सर क्या कर देंगे इसमें? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन आ गया हमारा, और जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक हमने बहुत ही तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था, जनसंख्या घनत्व। अब बताओ जनसंख्या घनत्व के हमने प्रकार भी देखे थे। जनसंख्या घनत्व कैसे निकलता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, है कि नहीं बताओ जरा? बताओ सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले देश मैंने लिखवाए थे आपको, है ना। और उसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, एक ट्रिक बताई थी, याद करो क्या? मोम सी है, करवाई थी ना, मोम सी है, मोम सी है। तो मो से क्या बन जाएगा? मोनाको, क्या बन जाएगा? मोनाको। फिर मैं से क्या बन जाएगा? मकाऊ, क्या? मकाऊ। सी से बन जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर। और है से बन जाएगा हांगकांग, है से क्या बन जाएगा? हांगकांग। तो बताओ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आप कहोगे सर मोनाको है। कौन सा है? मोनाको है, ठीक है जी। ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले देश मैंने आपको लिखवाए थे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है? एशिया का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? ओशनिया का है। किसका है? ओशनिया का है, ठीक है जी। अब बताओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, विश्व में सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो कौन से देश का है ना, बताते हुए चलो। अर्जेंटीना में है, इंडोनेशिया में है, कोरिया में है, मंगोलिया के अंदर है। तो ये जवाब तो आसान है, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दो, है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से देश का आपको मिलेगा? जनसंख्या ही बहुत कम रहती है यहाँ पे, तो आ चाहो तो ऑप्शन भी डिलीट कर सकते हो जल्दी जल्दी करके, आप चाहो तो ऑप्शन भी डिलीट कर सकते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, इंडोनेशिया में तो जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा क्या? कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, काट दो इसे तो, है ना। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया की, ठीक है। तो क्या अर्जेंटीना, काट दो, क्या बच गया? कोरिया या मंगोलिया? आप कहोगे सर सही जवाब क्या चला जाएगा? मंगोलिया चला जाएगा। क्या चला जाएगा? मंगोलिया हमारा सही जवाब चला जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलो। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अफ्रीका के किस देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो अफ्रीका के किस देश, बाकी देखो अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व अगर हम देखें WPPR रिपोर्ट के अनुसार मैंने लिखवाया था, लगभग कितना है? 42 है। मैंने वाशिंगटन रिपोर्ट भी लिखाई थी 2015 वाली, उसके अनुसार अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व कितना था? 27 था, लिखवाया था ना मैंने आपको। अब बताओ जनसंख्या घनत्व अफ्रीका में किस देश का सर्वाधिक मिलेगा? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ना। अफ्रीका महाद्वीप, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछे तो नाइजीरिया कर दोगे, क्या कर दोगे? नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है ना। और अच्छा वैसे पूछे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तब आपका जवाब क्या जाएगा भाई? हैं, अब तब आपका जवाब जाएगा कि सर किसका है? मॉरिशस का। किसका? मॉरिशस का, मॉरिशस का, ठीक है। लगभग 624 या 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना है लगभग, है ना। सर्वाधिक किसका है? मॉरिशस का है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का बताओगे तब बता दोगे नाइजीरिया। क्या बता दोगे? नाइजीरिया बता दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक के मापन का अंग नहीं है? मानव विकास सूचकांक, है ना, HDI की अब बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। बताओ कौन से सूचकांक के मापन का अंग नहीं है? शिक्षा, लिंगानुपात, स्वास्थ्य या संसाधनों तक पहुँच। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। आप कहोगे सर मानव विकास सूचकांक के मापन में अगर हम बात करें, मापन में हम बात करें तो शिक्षा इसके अंदर अंग है इसका, आप कहोगे सर बिल्कुल है ना। स्वास्थ्य है, बिल्कुल है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना। फिर जीवन स्तर मान लो आप, जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय आप मान सकते हो, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ सही जवाब हमारा क्या चला जाएगा? मापन का अंग नहीं है। तो आप कहोगे सर क्या नहीं है? ये आप क्या मान सकते हो? लिंग अनुपात। क्या? लिंग अनुपात, है ना। चलो जी, अगले क्वेश्चन, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? देखो मैंने आपको स्पेशल नोट्स के अंदर लिखवाया था कि बच्चे मृत्यु दर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, और मतलब अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, क्रूड डेथ रेट क्या होती है, वो मैंने आपको समझाई थी। CDR कैसे निकालते हैं? CDR कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ डेथ कितनी है और एस्टिमेटेड जो मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है वो, और इनटू हमने किया था 1000, याद है? यही तो CDR का फॉर्मूला निकाला था हमने, क्रूड डेथ रेट, है ना। क्रूड डेथ रेट यानी अशोधित मृत्यु दर कि कितने लोग मरे, मिड ईयर की पॉपुलेशन जनसंख्या क्या है, इनटू 1000। तो सही जवाब क्या चला जाएगा? किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी विशेष वर्ग में होने वाले मौतों की जो संख्या है उसे क्या कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर कहते हैं क्या, है ना। या फिर ये होगा किसी दिए गए वर्ष के दौरान
कुल जनसंख्या के प्रति हजार मध्य वर्ष के दौरान पूरे देश में जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। यह कुल जनसंख्या के प्रति हजार मध्य वर्ष के दौरान किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के जनसंख्या में होने वाले, देखो जन्मों की तो संख्या घटाई दो आप, है ना, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब बताओ 1 पे जाओगे या 2 पे जाओगे। अशोधित मृत्यु दर क्या होती है, अशोधित मृत्यु दर क्या होती है ना, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मरने वाले मृतकों की संख्या। हाँ जी, किसी भी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या लेते हैं ना हम इसमें, तो सही जवाब क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर दोगे, बी कर दें, बी आएगा कि ए आएगा बताओ। मध्य वर्ष के दौरान काउंट करते हैं तो बी ठीक है, अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो ए भी ठीक था। आगे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक हुआ है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ लोग किस महाद्वीप में ज़्यादा जाना पसंद करेंगे, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में या यूरोप में। आप कहोगे सर सर्वाधिक जो माइग्रेशन है, सर्वाधिक जो माइग्रेशन है वो किस महाद्वीप में ज़्यादा हुआ है। आप कहोगे सर यूरोप के अंदर हुआ है। किस में हुआ है, यूरोप के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कर देंगे। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। अब आप कहोगे सर देखो यूरोप की अगर हम बात करें, एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर आप यूरोप और एशिया दोनों को मिला लो, जब भी कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कितना हो जाएगा भाई, 28-29% हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका की लगभग कितनी है, 16-17% है, 10% के करीब यूरोप है। तो भी एशिया के तो ये, अच्छा अफ्रीका छोड़ो, ये लैटिन अमेरिका ले रहा है तो वो तो और भी कम हो गई, है ना। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, अरे बात तो बिल्कुल ठीक है कि नहीं बताओ जरा। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, एक वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। आप कहोगे सर देखो एशिया में अकेला 60% है, बाकी सबको काउंट कर लोगे तब भी 40% ही होंगे, बाकी सबको काउंट कर लोगे तब भी 40% होंगे। तो बात तो ये भी ठीक है ना। तो यानी सही जवाब क्या चला जाएगा कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। 1 और जो 2 हैं वो दोनों क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम बताना है आपको। क्या बताना है, आरोही क्रम बताना है कि सबसे कम जनसंख्या, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अब बताओ सही जवाब क्या जाएगा आपका। हाँ जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। आपको याद हो मैंने आपको ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, फिर कम जनसंख्या वाले देश, ये सारे लिखवाने के बाद, है ना, ये सारे हमने लिख लिए थे ना। अब बताओ, फिर कुछ बड़े देशों का भी मैंने आपको आंकड़ा लिखवाया था अलग से भी, कुछ है कि नहीं बताओ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। चाहो तो जवाब आप आसानी से दे सकते हो। अगर आपको वो मैक्सिमम देशों की ट्रिक भी याद है, CBSE, पहले तो ये वाला ढूंढ लो कि इनमें से 4 अगर कोई है तो वो सबसे लास्ट में आएंगे। चाइना है, चाइना ऑप्शन में नहीं है तो हटा दो। फिर बी से क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा, भारत ऑप्शन में है कहीं, नहीं, हटा दो। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, कहीं ऑप्शन में है, नहीं, हटा दो। फिर क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहीं ऑप्शन में है, ये रहा देखो। इंडोनेशिया से ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील में है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है, ये वाला ऑप्शन हटा दो। आरोही क्रम लेना है हमें, यानी सबसे लास्ट में वो लेना है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक हो। यानी अगर इंडोनेशिया ऑप्शन में है तो इंडोनेशिया सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में इंडोनेशिया आएगा, क्योंकि बाकी ये 3 CBS तो है ही नहीं। तो इंडोनेशिया की सर्वाधिक होगी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए, 2 और 3। अब देख लो CBSE बाप है, वैसे क्या बनेगा, ब्राज़ील बनेगा।
और फिर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। ब्राज़ील और पाकिस्तान, यानी इंडोनेशिया से जस्ट पहले ब्राज़ील होना चाहिए, इंडोनेशिया से जस्ट पहले ब्राज़ील होना चाहिए। इसमें का रखा है पाकिस्तान, इसमें ब्राज़ील, यानी सही जवाब हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अच्छा, क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमने रिपोर्ट लिखी थी 2017 के अनुसार, ये जो हमने ट्रिक बनाई थी है ना 2017 के अनुसार। और फिर इसमें पाकिस्तान और आपका क्या, ब्राज़ील, पाकिस्तान और ब्राज़ील। बाकी देखो पाकिस्तान और ब्राज़ील में आपको पता है ज़्यादा फर्क तो था ही नहीं। हमने 2017 की रिपोर्ट देखी थी कि ब्राज़ील की जनसंख्या थी लगभग आपकी 20.9 करोड़ के करीब और पाकिस्तान की थी लगभग 19.7 करोड़ के करीब, ठीक नहीं। तो 2022 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें, ये ब्राज़ील की 2017 के अनुसार हमने लिखी थी, ये हमने पाकिस्तान के अनुसार लिखी थी। ये 2017 की जो WPPR रिपोर्ट है उसके अनुसार हमने देखा था, ठीक है जी। और अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा आप लोग बताओ, क्या ये हमने जो किया है ऑप्शन नंबर 1 ये ठीक है क्या, या ये गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए, ब्राज़ील पहले होना चाहिए पाकिस्तान बाद में होना चाहिए, या पाकिस्तान पहले होना चाहिए ब्राज़ील बाद में होना चाहिए, बताओ। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार पाकिस्तान व ब्राज़ील की कुल जनसंख्या, हाँ जी, पाकिस्तान आगे निकल गया, हाँ जी आगे निकल गया ना, बिल्कुल आगे निकल गया। पाकिस्तान 2024 में बात करें तो लगभग 25 करोड़ के करीब जा चुका है। 2024 में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 25 करोड़ के करीब जा चुका था, और ब्राज़ील की बात करें तो लगभग ये 21-22 करोड़ के करीब पहुंचा है, 21-22 करोड़, 21 करोड़। तो भाई फिर इस हिसाब से फिर सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ठीक है भाई। बहुत तेज़ गति से भाग रहा है पाकिस्तान जनसंख्या आगे बढ़ाने में, है ना। हमने जो अपने नोट्स के अंदर आंकड़े देखे थे वो WPPR रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखे थे, ठीक है। आगे चलो, जनसंख्या प्रवास नियंत्रण हेतु तो किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर अपनी क्या बनाई है, नीति अपनाई है ना, त्वचा के रंग के आधार पर। तो ऐसा कौन कर सकता है, आप कहोगे सर ये नीति बनाने वाला कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन है नीति बनाने वाला, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण जो नियम होता है उसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि जो फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले करने वाले कौन थे। आप कहोगे सर वो थे, है ना, रैली भाई साहब, WJ रैली। कौन थे, WJ रैली, है ना। इसको आप इस तरीके से माइंड में सेट कर सकते हो हमेशा के लिए। फुटकर व्यापार जो करेगा, सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर वो रेडी पे करेगा, रेडी लगा लेते हैं ना, रेडी, और रेडी से ही याद रहेगा रैली, रैली, ठीक है। कैसे भी याद कर लो, अपना तरीका है सबका माइंड में सेट करने का, WJ रैली। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए किसे चुना जाता है। अब कायिक घनत्व बोल दो या फिर आप क्या बोल दोगे, मैंने आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताए थे, जनसंख्या घनत्व के क्या बताए थे, आपको प्रकार बताए थे, जिसमें गणितीय घनत्व क्या होता है, कायिक घनत्व क्या होता है, आर्थिक घनत्व क्या होता है। और कन्फ्यूजन केवल दो चीज़ों में था, एक तो आपके कायिक घनत्व में और एक था कृषि घनत्व में। क्या, कृषि घनत्व में, या कायिक घनत्व को ही कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं, याद रखना, अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो कृषि घनत्व और कृषि क्षेत्रीय घनत्व दोनों अलग हैं, फॉर्मूले में फ़र्क है ना। कायिक जो घनत्व है, कायिक जो घनत्व है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या बटा
कुल कृषि भूमि क्षेत्र, कुल कृषि भूमि क्षेत्र, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। जबकि इसमें क्या करते हैं कृषि घनत्व में कुल जनसंख्या नहीं लेते, कुल कृषक जनसंख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र, कुल कृषि भूमि क्षेत्र, है कि नहीं? तो बताओ जरा किसको चुना जाता है, कुल कृषि योग्य भूमि को या कुल भूमि को या वन क्षेत्र को या बंजर भूमि को? तो आप कहो सर कुल कृषि भूमि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हाँ जी, कुल भूमि आएगा या कुल कृषि योग्य भूमि आएगा? बताओ आप लोग कमेंट करके मुझे। क्या आएगा? कुल कृषि योग्य भूमि आ जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताते हुए चलो भाई। हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है। अब जनसंख्या परिवर्तन के मैंने आपको क्या घटक लिखवाए थे, जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक होते हैं। जनसंख्या वृद्धि में हमने देखा था, जनसंख्या वृद्धि वाले टॉपिक में हमने देखा था कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से होते हैं। जन्म दर होता है, मृत्यु दर होती है ना, माइग्रेशन होता है, तो मृत्यता, प्रजननता, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, ये तीनों होते हैं। लिटरेसी नहीं होता, साक्षरता नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों को सही अवरोही क्रम में लगाना है और 2023 की जनसंख्या के अनुसार लगाना है। यूके, जापान, बांग्लादेश और मिस्र, है ना भाई। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। कभी के भी आंकड़े उठा रहे हैं 23 के, कभी 1 के, 2011 के, कभी 17 के, कभी 15 के, कभी 22 के। बताओ 2023 के अनुसार 24 में अभी मैंने आपको बताया ही था, उस हिसाब से आप दे सकते हो जवाब इसका। बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है आपको, अवरोही क्रम बताना है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है आपको पता है, इनमें एक देश ऐसा है जो हमारी ट्रिक में था, CBSE बापे ने बाहर मैक्सिको भेजा। वह एक बांग्लादेश था, यहाँ पे हमारा क्या था, बांग्लादेश था। बांग्लादेश से जो बड़े देश हैं वो तो सारे कोई ऑप्शन में यहाँ है ही नहीं, तो इस हिसाब से तो बांग्लादेश की सर्वाधिक जनसंख्या होनी चाहिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ से। तो 3 वाला ऑप्शन उठा लो कौन सा है, और 3 वाला ऑप्शन उठाते ही 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। 2 ऑप्शन क्या हो गया आपके गलत हो गया। अब थोड़ा सा काम आसान हो गया, 50-50 हो गया आपके लिए। अब बताओ 3 1 2 4 या 3 2 4 1 है, 3 2 4 1। अब बताओ बांग्लादेश के बाद आपको सर्वाधिक जनसंख्या किसकी लग रही है, जापान की लग रही है या यूके की लग रही है या मिस्र की लग रही है? आपका सर बांग्लादेश के बाद जो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो किसकी है, जापान की है। किसकी है, जापान की। तो अब हमारा क्वेश्चन आसान हो चुका है, 3 2 और फिर क्या आएगा, मिस्र और फिर यूके, यानी 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी हमारा सही जवाब है, चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो ऐसे घबराना नहीं है कि यार ये आंकड़े तो हम याद करके नहीं आए, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलो। 2011 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? 2011 के आंकड़े पूछ रहा है, बता जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप के बाद अगर मैं बात करूं तो बताओ चीन का होगा या भारत का होगा। सर्वाधिक जनसंख्या तो चीन की थी, लेकिन जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या जो घनत्व है वो बताओ किसका ज़्यादा होगा, जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा होगा, चीन का या भारत का? हाँ जी, या फिर पाकिस्तान का या बांग्लादेश का? बताओ ज़रा।
जनसंख्या घनत्व मैंने कुछ चयनित देशों का जनसंख्या, वैसे तो देखो टॉप तो मैंने बता दिए थे आपको, टॉप तो मैंने आपको बता दिए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इनका है, मोम सी है। कैसी है? मोम सी है। मोनाको, मकाऊ, सिंगापुर, हांगकांग बता दिए थे चारों, बिल्कुल बता दिए थे, है ना। अब फिर मैंने कुछ देशों का भी आपको जनसंख्या घनत्व लिखवाया था, जिसमें बांग्लादेश का हमने लिखा था सर्वाधिक लगभग 1265 के करीब। सर्वाधिक किसका लिखा था? बांग्लादेश का लिखा था, 1265 के करीब लिखा था कि नहीं लिखा था, बताओ जरा। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या भारत का? हाँ जी, बांग्लादेश का कितना था? देखो भारत से तो ज़्यादा है बांग्लादेश का, ये तो है, सिंपल सी बात है कि नहीं। भारत का लगभग कितना है? लगभग 450 के करीब है, 450। और बांग्लादेश का कितना? 1265 के करीब। बांग्लादेश का कितना? 1265। तो भारत तो काट दो, अब बच गया क्या? पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन। अब बताओ, देखो बाकी इतना सोचना था ही नहीं, आप लोग फालतू में दिमाग लगा रहे हो, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें और एशियाई देशों में अगर हम बात करें, तो आप क्या कर सकते हो? सीधा सीधा चीन कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? चीन कर सकते हो, है ना, चीन कर सकते हो। हांगकांग आ गया ना इसमें शामिल, हांगकांग हो तो गया, ठीक है। तो क्या सही जवाब चला जाएगा? चीन चला जाएगा। आगे चलो, 2020 में कौन सा देश है जो सबसे घनी आबादी वाला देश था? बेल्जियम था, फ्रांस था, जर्मनी था, नीदरलैंड था। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपसे यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा है। यूरोप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश एक तरीके से आपसे पूछा है, क्या कर दोगे? कौन सा सबसे घनी? अच्छा 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 अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या नहीं पूछ रहा, ये आपसे डेंसली पॉपुलेटेड देश पूछ रहा है, घनी आबादी वाला देश पूछ रहा है। सॉरी, सर्वाधिक नहीं पूछ रहा, घनी आबादी वाला देश पूछ रहा है। जर्मनी की तरफ मत जाना बच्चे, जर्मनी की तरफ मत जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ जर्मनी की तरफ मत जाना। बेल्जियम आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी तो नहीं आएगा। सर्वाधिक जनसंख्या है लेकिन घनी जनसंख्या की बात हो रही है, डेंस पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो आप कहोगे सर सही जवाब क्या चला जाएगा हमारा? फिर नीदरलैंड चला जाएगा। क्या चला जाएगा? नीदरलैंड चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलो। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है बच्चे? 121, 281, 581, 1281। आपको सर लगभग कितने मिलियन है? 281 मिलियन है। लगभग कितनी है? 281 मिलियन है। अगले क्वेश्चन पे चलो। किस देश की जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? 1 से भी कम, और 1 से भी कम यानी बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। और जीरो पे फिर मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि दर मैंने आपको लिखवाई थी, पश्चिमी यूरोप लिखवाया था, जापान लिखवाया था, याद करो। सोचते ही सीधा हमारे दिमाग में जवाब आएगा। जनानकी संक्रमण सिद्धांत में पंचम अवस्था पढ़ाई थी मैंने आपको, पंचम अवस्था बताई थी, जिसमें जो जनसंख्या की विकास दर जो है, वृद्धि दर जो है वो सबसे कम बताई थी मैंने, पंचम अवस्था, है ना, जहाँ जनसंख्या के घट जाने का भय है। और उसमें मैंने आपको लिखवाया था सीधा सीधा क्या? जापान लिखवाया था। तो हमारा जवाब आसान है, क्या चला जाएगा? जापान चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के अधिकतर विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व किससे संबंधित है? बताओ। जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है वो यूरोप के जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या का अधिक घनत्व है, वो किस कारण है? वो भूमि का प्रभावी प्रयोग के कारण है, बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण है, या अधिवास का लंबा इतिहास है वहाँ पे, या नगरीय उच्च दशा है वहाँ पे? तो आप कहोगे सर जो यूरोप के विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्यवर्धक अच्छी जलवायु वहाँ है ना, स्वास्थ्यवर्धक अच्छी जलवायु के कारण वहाँ क्या है? अधिक जनसंख्या घनत्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार
विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान है। कब तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरी हो जाएगी, ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। 2011 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी, लगभग 7 अरब के करीब थी। कितनी थी, 7 अरब। और फिर मैंने लिखवाया था लगभग 11-12 साल में ही दोबारा कितनी हो जाएगी, ये 8 अरब हो चुकी होगी। बताओ 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरी होने का, तो सही जवाब क्या जाएगा बताओ। वैसे तो 8 अरब जो है ना, वो लगभग आप ये जो जवाब दे रखा है वही सही जवाब है, वही सही जवाब है ना। मैंने लिखवाया था 7 अरब हो गई थी 2011 में, फिर लिखवाए थे हमने कि 11 साल लगी 7 से 8 अरब होने में। तो 7 से 8 अरब होने में यानी 2022 में, 2022 में 11 में 11 जोड़ दो 22 हो गए। 2022 में लगभग कितनी जनसंख्या विश्व की, 8 अरब। तो सही जवाब क्या चला जाएगा, 2022 ही चला जाएगा। 22 के अनुसार ही पूछ रहा है, तो सही जवाब 22 ही है। इसका सही जवाब क्या चला जाएगा, 22 ही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। सुमेलित करना, एक तरफ जनजाति है एक तरफ निवास स्थान है। कुछ जनजाति हैं, बुशमैन हमारे सीधा सीधा सिलेबस में थी। बुशमैन निवास करती है कहाँ बच्चे, कालाहारी मरुस्थल में, यानी 2 का 1, यानी 2 का 1, 2 का 1, यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अब बताओ पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, जुल्लू। जुल्लू कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, यानी 3 का 2, यानी 3 का 2, यानी ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन 1 इज द सही जवाब। ऑप्शन 1 हमारा क्या चला जाएगा, सही जवाब चला जाएगा। अच्छा, पिग्मी कहाँ रहती है, कांगो बेसिन में रहती है। माया कहाँ रहती है, मध्य अमेरिका में रहती है। आगे चलो, सुमेलित करना है, बिल्कुल कर देंगे। पिग्मी कहाँ रहती है, कांगो बेसिन में रहती है। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन यानी तंजानिया ले लो। अच्छा, उसके बाद मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है भाई, हैं सही सुमेलित, तंजानिया। पिग्मी नहीं, कांगो बेसिन आएगा, तंजानिया हटाओ इसे, तंजानिया नहीं कांगो बेसिन आएगा। हमें क्या पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है इसमें से, तो सही सुमेलित आ जाएगा आपका क्या, किर्गिज रहते हैं मध्य एशिया में, तो कजाकिस्तान बिल्कुल ठीक है ना। कजाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन। सेमांग जनजाति सबको पता है मलाया प्रायद्वीप में रहती है। मलाया प्रायद्वीप यानी मलेशिया के अंदर रहती है। कहाँ रहती है, मलेशिया। आगे चलो, पिग्मियों की जो जन्मभूमि है वो क्या है, कांगो बेसिन है। कांगो बेसिन यानी मध्य अफ्रीका। क्या है, मध्य अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे चलो। सुमेलित करना है, बिल्कुल कर देंगे, जल्दी से करो आप लोग सुमेलित इसे। भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, मानसूनी वन पर्वतीय प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। अब बताओ कौन से प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करेगी। अब देखो सेमांग कहाँ रहते हैं, मलाया प्रायद्वीप में रहते हैं, मलेशिया की तरफ रहते हैं। तो बताओ वहाँ कौन सा प्रदेश है वो। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो, बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। हाँ जी, क्या आ जाएगा, भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में क्या रहते हैं, इधर मलाया प्रदेश की तरफ सेमांग लोग रहते हैं। तो इसका जवाब आ गया हमारा 3, ए का 3, यानी 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ये हो गया गलत और ये हो गया गलत। अच्छा, उसके बाद बात करें उष्ण जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसमें बहु निवास करेंगे या फिर वहाँ संथाल निवास करेंगे। तो संथाल जो लोग हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं क्या, सोच के देखो। संथाल और गोंड हमने देखे थे, आप कहोगे सर नहीं, तो क्या आ जाएगा इसमें, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में संथाल नहीं रहते। संथाल रहते हैं कहाँ बच्चे, संथाल रहते हैं ये आपके पर्वतीय प्रदेशों में, मानसूनी वन और पर्वतीय प्रदेशों में। ठीक है, और टुंड्रा प्रदेशों में आपको पता है याकूत लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, याकूत, चकची, ये लिखवाए थे मैंने आपको। और इसका क्या आ जाएगा, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में बहु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहु। ये बहु नहीं है, ये बहु क्या लिख दिया, बद्दू है ये, बद्दू। मैं भी बहु बोल रहा हूँ इनको। बद्दू जनजाति आ जाएगी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में, बद्दू आ जाएगा। बहु कहाँ रहती है, बहु हमारे घर में रहती है ना।
बुशमैन मुख्यतः किस महाद्वीप के निवासी होते हैं? अब पता है बुशमैन कालाहारी मरुस्थल यानी अफ्रीका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के निवासी हैं। आगे चलो। ग्लोब पर कौन से भाग में पेंगुइन, पेंगुइन आपको पता है ध्रुवों पर आपको पेंगुइन मिलेंगे, ध्रुवों पर आपको क्या मिलेंगे? पेंगुइन मिलेंगे, पेंगुइन मिलेंगे। तो बताओ कौन से ध्रुव पर मिलेंगे आपको, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव? और पेंगुइन मिलते हैं दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है एस्किमो। एस्किमो पता है ग्रीनलैंड और कनाडा में है, और तो सही जवाब हमारा क्या चला जाएगा? कनाडा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलो। कौन सा एक क्षेत्र मंगोलॉयड प्रजाति का है? अब मंगोलॉयड प्रजाति आपको पता है कहाँ निवास करती है? जो आपका प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वो मंगोलॉयड प्रजाति का क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब चला जाएगा। ठीक है। एस्किमो क्या हैं? आप कहोगे सर ये मंगोलॉयड प्रजाति के लोग हैं। क्या हैं? मंगोलॉयड प्रजाति के ये लोग हैं, एस्किमो हैं। क्या हैं? मंगोलॉयड्स हैं। ये लिखवाया था मैंने आपको एस्किमो वाली में। इंडोनेशिया के जो पिग्मी होते हैं, पिग्मी जो होते हैं, पिग्मी, इंडोनेशिया के जो पिग्मी होते हैं वो किस प्रजाति के होते हैं? हालांकि ये प्रजातियों से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर भी क्वेश्चन डाल दिए हैं तो देख लो। जो इंडोनेशिया के जो पिग्मी हैं वो होते हैं बच्चे निग्रोइड जनजाति के, निग्रोइड प्रजाति के। किसके? निग्रोइड प्रजाति के। एक अफ्रीकी निग्रोइड होते हैं, कांगो बेसिन वाले जो पिग्मी होते हैं वो, है ना। आगे चलो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां किससे संबंधित है? अंडमान निकोबार में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जनजाति है। अंडमानी है, निकोबारी है, उसके बाद जरावा है, ओंज है, सेंटलीज है, ये सारी जनजातियां निवास करती हैं। अब ये पूछा है कि किससे संबंधित है ये सारी किससे संबंधित हैं? तो आप कहोगे सर ये भी वही आपके इंडोनेशिया की बात हो रही है। इंडोनेशिया में निग्रोइड थे ना, तो ये भी निग्रोइड प्रजाति के से संबंधित जनजातियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। चकमा जनजाति का संबंध किस देश में है? चकमा कहाँ रहते हैं भाई? चकमा रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। चकमा कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है। मसाई कहाँ रहती है? केन्या और तंजानिया में मसाई लोग रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। बोरोरो रहते हैं ब्राज़ील में, ठीक है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, ये भी ठीक है। चकमा कहाँ रहते हैं? श्रीलंका नहीं रहते, बांग्लादेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? पहले सोवियत संघ का भाग था जिसमें कौन रहते थे? कुर्दिश लोग रहते थे। जवाब दो भाई जल्दी से। जिसमें कौन रहते थे? कुर्दिश लोग रहते थे। और कुर्दिश रहते थे कहाँ? आर्मीनिया के अंदर। कहाँ? आर्मीनिया, कुर्दिश प्रजाति के लोग आर्मीनिया में। कौन सा विश्व का सघन बसा प्रदेश नहीं है? अब देखो ये तो सघन बसा है उत्तरी यूरोप, पश्चिमी। अब देखो, अब आप लोग ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार रिपीट हो गया है ना। सघन बसा प्रदेश नहीं है, सघन बसा प्रदेश नहीं है। अब बताओ, पश्चिमी यूरोप तो सघन बसा ही है भाई, जनसंख्या है ही काफ़ी। कौन सा आ जाएगा जो सघन बसा नहीं है? जो ऊपर का जो टुंड्रा प्रदेश है यूरोप का, एक तरीके से आप बोल सकते हो उत्तरी यूरोप। ये बहुत ही नॉर्मल आसान क्वेश्चन है, चाहो तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हो। बर्फ़ से बनाया गया जो घर होता है एस्किमो का, वो इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इग्लू कहलाता है। इग्लू। ठीक है भाई। और जो ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं एस्किमो लोगों के, तंबू के टाइप के, वो क्या होते हैं? ट्यूपिक होते हैं। क्या बोल सकते हो उनको? ट्यूपिक बोल सकते हो या नहीं? बताओ जरा एक बार कमेंट करके, है ना। क्या बोलते हैं उनको? जो दूसरे निवास स्थान होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? ये कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, आप उनको क्या बोलोगे? हाँ जी, आप उनको क्या बोलोगे? ट्यूपिक बोल दोगे?
सब कुछ बता रखा है आपको, उनकी सारी विधियां बता रखी है, माउपोक, इतुरपाक, फिर बसंत काल में उत्तोक विधि से ये क्या करते हैं, आखेट करते हैं। फिर निवास गृह में मैंने आपको इग्लू बताया था, इग्लू के बाद आपको दूसरा क्या लिखवाया था कि लकड़ी और वेल की हड्डियों के ढांचे से जो बने मकान होते हैं वो कर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्मक कहलाते हैं। और चमड़े के जो तंबू होते हैं, एक तरीके से आप उसको ट्यूपिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्यूपिक। कर्मक ऑप्शन में ना आए तो क्या बोल सकते हो? ट्यूपिक। आगे चलें। किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? किस देश में तमिल भाषा जो है वो एक प्रमुख भाषा है? जवाब दो, है ना। तमिल म्यांमार में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में या फिर सिंगापुर में? बताओ कहाँ जो है वो तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है? बोलो भाई। इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशियाई है ना। म्यांमार के अंदर बर्मे भाषा है। मॉरिशस की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच चलती है, वहाँ हिंदी भी चलती है, उर्दू भी चलती है मॉरिशस में, भोजपुरी भी चलती है कि नहीं। सिंगापुर के अंदर क्या? अंग्रेजी है, मंदारिन है, चाइनीज है। राष्ट्रीय भाषा देखे सिंगापुर की तो मलय भाषा है, लेकिन वहाँ तमिल भाषा भी एक प्रमुख भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर हमारा सही जवाब चला जाएगा। सिंगापुर हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वर्तमान में अगर हम बात करें भाई तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी आएगी या मंदारिन आएगी? मंदारिन यानी चीनी भाषा। क्या? चीनी भाषा। तो क्या आ जाएगा? चीनी कर दें? मंदारिन ही ठीक है, मंदारिन ही ठीक है। मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, ठीक है। अंग्रेजी आ जाएगी, फिर हिंदी आ जाएगी, तो मंदारिन ठीक है। डेल बर्जिया जाति जो है वो किससे संबंधित है? कौन सी जाति? डेल बर्जिया जो जाति है वो किससे संबंधित है ना। ये एक समूह है एक तरीके से डेल बर्जिया। इसमें 600 के करीब जातियां होती हैं, 600 के करीब। ठीक है, आदमी नहीं है आदमियों की जाति समझ रहे हो, पेड़ पौधों की हैं ये डेल बर्जिया, है ना। तो ये किससे संबंधित है? काजू, कॉफ़ी, चाय या शीशम है? किससे संबंधित है ये? इसमें मैंने बताया, देखो वैसे तो 600 के करीब है ना जातियां। तो शीशम हो गई, किंगवुड होगी, जो ट्यूलिप होते हैं ना, ट्यूलिप वुड होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। मनी बुश भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। शीशम या रोजवुड? रोजवुड तो ऑप्शन में शीशम दे रखा है, हम इतना सोच क्यों रह गए हैं। शीशम हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। सुमेलित करना है आपको, कर देंगे सुमेलित। बताओ, एक तरफ क्षेत्रों के साधन दे रखे हैं, क्रियाकलाप दे रखे हैं, कयाक, इन्यूट, यूनियाक या स्लेज। ये सारे एस्किमो से आपके क्वेश्चन बना रखे हैं, एस्किमो से आपके क्वेश्चन बना रखे हैं। बताते हुए चलो भाई। स्लेज क्या होती है? गाड़ी होती है इनकी। स्लेज क्या होती है? कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी होती है क्या स्लेज गाड़ी? बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। तो इसका तो स्लेज का तो ये आ गया, कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, ये हो गई। चलो उसके बाद बात करें तो क्या बच्चे? कयाक। कयाक क्या होती है? छोटी नाव होती है, और बड़ी नाव को उमियाक कहते हैं। तो कयाक हो गई छोटी नाव। कयाक क्या हो गई? छोटी नाव हो गई, जो छोटी, जो ऊपर वो गोल सा होता है। तो शिकार हेतु छोटी नाव हो गई, शिकार में प्रयोग करते हैं। हाँ जी, है कि नहीं। उसके बाद बात करें क्या? यूनियाक। इन्यूट क्या होता है? इन्यूट क्या होता है बताओ। इन्यूट भी मैंने आपको लिखवाया था कि इन्यूट क्या होता है। इन्यूट क्या होता है? बोलो भाई, इन्यूट क्या होता है? चौड़ी नाव तो उमियाक होती है, ये तो ठीक है ना। इन्यूट
भाषा होती है, एल्यूट भाषा होती है। इन्यूट पूछा इसने, इन्यूट क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बताओ। घर बना दे इनके। चलो, और फिर क्या बच गया? यूनियाक बच गया। ये भी यूनियाक भी परिवहन के लिए जो नाव होती है वो यूनियाक कहलाती है, और इन्यूट क्या हो गया? बर्फ का मकान हो गया। चलो, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है हमारा। अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है? बताओ। वो बलकृत स्थानांतरण होता है, या प्रव्रजन होता है, या प्रतिगमन आवर्जन होता है, या निर्वासन होता है? 55 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब देते हुए चलो। हाँ जी, आप कहोगे सर उसको कहते हैं क्या? अपने देश वापस लौटना, अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना, इसको सर प्रतिगमन आवर्जन कहते हैं। आवर्जन, आना, ठीक है, रिटर्न माइग्रेशन होता है ये। आगे चलो। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? और मानव प्रजातियों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले लीनियस महोदय थे। कौन थे? लीनियस महोदय थे। अगला क्वेश्चन है, प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है वो किसने दिया था? प्रवास के लिए गतिशीलता जो संक्रमण मॉडल है सबको पता है, वो देने वाले कौन थे? जेलेंस्की महोदय थे। कौन थे? जेलेंस्की महोदय थे। गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है वो किसने दिया था? जेलेंस्की ने दिया था, है ना। फिर आपसे पूछे न्यूनतम प्रयास का जो सिद्धांत है, न्यूनतम प्रयास जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था जिफ महोदय ने। किसने दिया था? जिफ महोदय ने। अब बताओ, जनानकीय, जनसांख्यिकीय या जनानकीय जो संक्रमण सिद्धांत है वो किसने दिया था, है ना। उसके अंदर क्या किया था? एक तरीके से सुधार किया था उसको, है ना। तो उसी का नाम हम ले देते हैं। और किसने दिया था? सीधा सीधा हम बोल देते हैं नोटेस्टिन महोदय ने दिया था। किसने? नोटेस्टिन महोदय ने, है ना। और जो प्रवास का जो कौन सा जो अंतरालयी जो अवसर मॉडल है वो स्टोफर ने दिया था। और सीधा सीधा पूछ ले कि प्रवसन का जो मॉडल है वो किसने दिया था? प्रवसन का जो मॉडल है वो किसने दिया था? तब आपका जवाब क्या चला जाएगा? ली महोदय ने दिया था। किसने? ली ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार से बांग्लादेश का प्रव्रजन का मुख्य कारण क्या है? म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ लोग प्रव्रजन क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? धार्मिक कारण है, या जनाधिक्य है, या राजनीतिक कारण है, या आर्थिक कारण है? आपका क्वेश्चन, म्यांमार से बांग्लादेश को प्रव्रजन हो रहा है तो इसका कारण क्या है? आर्थिक कारण है। कैसा कारण है? आर्थिक कारण है। ये बताओ, ममफोर्ड के अनुसार कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था की द्योतक है? बोलो भाई, है ना। टर्मिनल फेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सबसे टर्मिनल फेज कौन सा है अर्बन डेवलपमेंट का? मेट्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, इयोपोलिस, या मेगालोपोलिस? आप कहोगे सर जो सर्वाधिक 6 अवस्थाएं होती है ममफोर्ड अनुसार नगर विकास की, है ना। पहली नगर अवस्था इयोपोलिस, है ना। फिर पोलिस क्या होता है? कस्बा हो जाता है। मेट्रोपोलिस नगर हो जाता है। मेगापोलिस बहुत वृद्ध नगर हो जाता है। जो टायरेनोपोलिस है वो विकसित नगर में जो नकारात्मक प्रवृत्ति होती है उसको दिखाता है। नेक्रोपोलिस क्या है? बिल्कुल सिटी ऑफ डेड बोल सकते हो। अंतिम अवस्था, चरम अवस्था को आप नेक्रोपोलिस बोल सकते हो। तो अंतिम जो अवस्था पूछी है, चरमावस्था पूछी है, तो आपका सही जवाब क्या चला जाएगा? नेक्रोपोलिस जो है वो आपका सही जवाब चला जाएगा। बोलो, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है, मानव उसमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है के मूल तथ्य को किस नाम से जाना जाता है? इस तथ्य को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर इस विचारधारा को संभववाद कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको? संभववाद कहते हैं, ठीक है।
संभववाद कहते हैं, संभववाद, संभववाद। बहुत बढ़िया, हमने देखा था मानव भूगोल का जो हमने पढ़ा था पहला लेक्चर, उसमें ये चीज़ देखी थी। परिवहन विश्व का सबसे बड़ा क्या है? रेल मार्ग है। कौन सा जो परिवहन है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है भाई? बताओ जरा एक बार कमेंट करके। अब कुछ आसान क्वेश्चन है परिवहन से रिलेटेड, जल्दी जल्दी जवाब दो इनके, है ना। परिवहन की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछा है, और सबसे बड़ा रेल मार्ग आपको पता है कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से आप चले जाओ प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टॉक तक चले जाओ। ठीक है जी। सबसे एशिया का सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ही ये 9322 किलोमीटर लंबा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरिएंट एक्सप्रेस वे जो रेलवे लाइन है वो किसको जोड़ती है ना? ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेलवे लाइन है वो किसको जोड़ती है भाई? ओरिएंट एक्सप्रेस आपको ये आपको सर ये जोड़ती है पेरिस को इस्तांबुल से। पेरिस को जोड़ती है, किससे जोड़ती है? पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। ये क्वेश्चंस आपने परिवहन वाले टॉपिक में बहुत विस्तार से आपने ये चीज़ें देखी थी, है कि नहीं? है कि नहीं भाई, बोलो। बिल्कुल, ओरिएंट एक्सप्रेस। और मैं पर्थ को सिडनी से पूछूं तब क्या जवाब दोगे? पर्थ को अगर मैं सिडनी से पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ जी, उसके लिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग आ जाएगा, है कि नहीं? बताओ जरा, उसके लिए क्या आ जाएगा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग आ जाएगा, ट्रांस। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हैलिफैक्स को वैंकूवर से कौन जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, देखो अभी बताया था किसको जोड़ेगा? वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ेगा। वैंकूवर को जोड़ेगा किससे? वैंकूवर को जोड़ेगा हैलिफैक्स से। अगला क्वेश्चन, पार कैनेडियन या ट्रांस कैनेडियन, कुछ भी बोल दो, ट्रांस का मतलब पार ही होता है। ट्रांस कैनेडियन जो है आपका रेल मार्ग, इसके पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का कौन सा अनुक्रम सही है? ओहो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मज़ा आ जाएगा। और हमने ये सारे नगर लिखे हैं अपने इसमें नोट्स के अंदर, है कि नहीं? क्या पूछ रखा आपको? ट्रांस कैनेडियन पूछा है। क्या पूछा है? ट्रांस कैनेडियन जो रेल मार्ग है उसके पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाना है आपको, चले जाओ भाई। क्या करोगे? पूर्वी भाग में किधर से किधर जाना है? पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जाना है। क्या करोगे बताओ? सबसे पश्चिम में तो सिंपल सी बात है, इस साइड पश्चिम में तो क्या आएगा? वैंकूवर आएगा। क्या आएगा? सबसे पश्चिम में तो वैंकूवर आएगा। तो लास्ट में वैंकूवर, वैंकूवर देख लो ना। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे ही गलत हो गए हमारे। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब बच गया वैंकूवर, वैंकूवर ये ठीक है। विनिपेग ठीक है। क्यूबेक, ओटावा, क्यूबेक। अब बताओ जरा, देखो सबसे पहले आता है आपका इधर से, अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन की या कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो क्या आता है? हैलिफैक्स आता है। क्या आता है? हैलिफैक्स से आप शुरू हो जाओ। हैलिफैक्स के बाद सेंट जॉन्स होते हुए फिर आप पहुंचते हो क्यूबेक में। कहाँ पहुंचते हो? क्यूबेक। क्यूबेक के बाद आपका मॉन्ट्रियल आ जाता है, और मॉन्ट्रियल के बाद ओटावा आता है ना, जो वन उपजों का मुख्य बाजार है ओटावा, है ना। तो क्यूबेक पहले आएगा और फिर क्या आएगा आपका? ओटावा आएगा, फिर आगे चल के विनिपेग आएगा। तो सही जवाब क्या जाएगा? वैंकूवर हो जाएगा, है ना। या फिर इधर से उल्टा शुरू करते हैं,
पहले क्यूबेक, क्यूबेक के बाद ओटावा, ओटावा के बाद विनिपेग और विनिपेग के बाद लास्ट में आपका वैंकूवर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। ये जब पूरा आपको एक एक नगर लिखवा रहा था बना के, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना। सुमेलित करना है, बिल्कुल कर देंगे। पार एंडीज पूछा है, पार साइबेरियन पूछा है, ओरिएंट एक्सप्रेस पूछा है, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पूछी है। आप कहोगे सर बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। आपको जाना है पार एंडीज। पार एंडीज कौन सा है भाई? पार एंडीज कौन सा है, बोलो। पार एंडीज कौन सा है? ट्रांस इंडियन नहीं लिखवाया क्या? दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग 1910 में जो बन के तैयार हो गया था। प्रशांत तट पर वालपैराइजो, जो चिली में वालपैराइजो है, उसको जोड़ेगा अटलांटिक तट पर जो ब्यूनस आयर्स है उसके। और कौन से दर्रे से होके जाता है? वो उस प्लाता दर्रे से होके जाता है। तो वालपैराइजो को किससे जोड़ेगा? ब्यूनस आयर्स से। कौन जोड़ेगा? पार इंडीज। कौन जोड़ेगा? ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो। तो ये हो गया, लो भाई। ओरिएंट एक्सप्रेस अभी हमने देखा ही था। ओरिएंट जो एक्सप्रेस है वो किसको जोड़ता है? लंदन पेरिस को जोड़ता है। कहाँ? इस्तांबुल से। पेरिस से इस्तांबुल जाना है तो आपको ओरिएंट एक्सप्रेस वे से जाना पड़ेगा। लो भाई, दो हो गए। ट्रांस साइबेरिया की बात करें तो सबको पता है व्लादिवोस्टॉक कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पे चला जाएगा। अब एक बच गया हमारा, क्या बच गया? यूरोपीय पार महाद्वीपीय, यूरोपीय ट्रांस, ये जो पार महाद्वीपीय था हमने देखा था। हाँ जी, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। सही जवाब क्या जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। सारे तो मैंने मिला दिए, आप लोग क्या करोगे? आप कहोगे सर यूरोपीय पार महाद्वीपीय जो रेल है ये जाती है पेरिस से लेकर वारसा तक। कहाँ तक जाती है? पेरिस से लेकर वारसा तक जाती है। ठीक है जी। तो सही जवाब देखो, ये एक ऑप्शन ही ये गलत दे रखा था, इसमें वाल्गग्राद वाला, इसका हटा दो, बाकी सारे मिल ही गए अपने आप। तो 1 का 5, फिर 2 का 4, फिर 3 का 2, फिर 4 का 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलो। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत जो यूरो टनल है, यूरो टनल लिखवाई थी मैंने आपको, है कि नहीं? यूरो टनल, आपको लंदन से पेरिस जाना है, यूरो टनल। जो ओरिएंट एक्सप्रेस मैंने पढ़ाया था उसमें यूरो टनल दिखाई थी मैंने आपको। तो आपको सर यूरो टनल कहाँ आती है? लंदन से पेरिस। लंदन से पेरिस यानी फ्रांस से लेकर इंग्लैंड, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य, लंदन व पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। आगे चलो भाई, अगले क्वेश्चन पर। किस देश में आजकल रेलों का उपयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा भारी भरकम सामानों की लंबी दूरी तक परिवहन के लिए किया जाता है, और ऐसा करने वाला देश कौन सा है? आप कहोगे सर रशिया है, रूस है। क्या है? रूस। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता? आपको मुंबई से अलेक्जेंड्रिया जाना है, स्वेज जाना है, पोर्ट सईद जाना है, बेनगाजी जाना है, तो आपको स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अब बताओ स्वेज नहर कहाँ है भाई? स्वेज नहर कहाँ है, बोलो। आपको मुंबई से कहाँ जाना है कि आपको स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़े? सही जवाब क्या जाएगा, बोलो। किसको जोड़ता है स्वेज नहर? हैं?
स्वेज नहर जोड़ती है किसको, आपके भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, नीचे लाल सागर से, किससे, लाल सागर से जोड़ती है कि नहीं, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में कर दिया था, है ना। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा, तो मुंबई से अलेक्जेंड्रिया जाना है, मिस्र में कहाँ जाना है, अलेक्जेंड्रिया जाना है मुंबई से, तो अलेक्जेंड्रिया जाना है तो स्वेज नहर से गुजरना पड़ेगा, या पोर्ट सईद जाना है। देखो पोर्ट सईद जाओगे तो पोर्ट सईद तो लास्ट किनारा है ये ऊपर का भूमध्य सागर वाला, है ना, पोर्ट सईद, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि पोर्ट सईद जाना है तो स्वेज नहर से होकर जाना ही पड़ेगा, है ना। और बेनगाजी की बात करें तो बेनगाजी से भी जाना पड़ेगा, तो ये भी काट दो। बच गया क्या, अलेक्जेंड्रिया, और फिर आपका क्या बच गया, स्वेज। तो स्वेज तो बिल्कुल देखो, यहाँ स्वेज से लेकर, स्वेज नगर से लेकर आप ऊपर चले जाओ पोर्ट सईद तक, यही तो है बीच में फिर आपकी कौन सी, स्वेज नहर। तो स्वेज अगर आपको जाना है तो आपको ये स्वेज नहर तक आगे जाना ही क्यों है, स्वेज में तो आप शुरुआत में ही पहुँच जाओगे, तो स्वेज नहर को पार करना ही क्यों पड़ेगा, स्वेज तक जाना है तो। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। स्वेज नहर का उत्तरतम पत्तन कौन सा है, सबसे उत्तरतम जो पत्तन है स्वेज नहर का, सबसे ऊपर वाला अभी दिखाया था मैंने, कौन सा है, पोर्ट सईद है। कौन सा है, उत्तरी प्रवेश द्वार जो है वो पोर्ट सईद है, और दक्षिणी प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, स्वेज खुद हो जाएगा, स्वेज पत्तन हो जाएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास लोक पद्धति द्वारा नहीं किया जाता, बताओ जरा, किसका जो है प्रचालन लोक पद्धति द्वारा नहीं किया जाता, जो ये जो आपकी जलपास या लोक पद्धति है वो किस में है, राइन नदी में है, बिल्कुल है, डेन्यूब में है, पनामा में तो है ही है ना, स्वेज नहर के अंदर नहीं है भाई, किसके अंदर नहीं है, स्वेज नहर के अंदर नहीं है, ठीक है भाई, किसके अंदर नहीं है, स्वेज नहर के अंदर नहीं है। आगे चलो, कौन से दो बंदरगाहों उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग से जुड़े हुए हैं, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो मार्ग है इससे कौन से दो बंदरगाह जुड़े हुए हैं आपके, उत्तरी क्या पूछे, उत्तरी प्रशांत महासागरीय पूछा है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जो जलमार्ग है इससे कौन से दो जो है जुड़े हुए हैं, है ना। प्रशांत महासागरीय मार्ग के मैंने दो मार्ग दिखाए थे आपको, उत्तरी मार्ग दिखाया था और दक्षिणी मार्ग दिखाया था। दक्षिणी मार्ग ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को जोड़ेगा, और उत्तरी मार्ग जो जापान, चीन और कहाँ जाता है, इंडोनेशिया को जाता है कि नहीं। हैलिफैक्स तथा लंदन, मोंटेविडिया तथा लिस्बोन, सैन फ्रांसिस्को तथा कोबे, न्यूयॉर्क तथा लुआंडा। तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे भाई, प्रशांत महासागरीय मार्ग पूछा है, प्रमुख बंदरगाह लिखवाए थे मैंने आपको, लॉस एंजलिस लिखवाया था, सैन फ्रांसिस्को लिखवाया था, वैंकूवर, सिएटल, प्रिंस रूपर्ट, पोर्टलैंड, ये सारे लिखवाए थे। तो क्या पूछा है, जुड़े हुए पूछा है, तो सैन फ्रांसिस्को और एक तरफ क्या आ जाएगा आपका, कोबे कर दें, सैन फ्रांसिस्को और कोबे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, ये इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है, सबसे जो व्यस्तम है वो मैंने आपको लिखवाया था, अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है, उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है वो सबसे व्यस्तम मार्ग है ना। उत्तरी अटलांटिक जो है ये लिख तो रखा है, उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, एक ही तो बात है
उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग या उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसको आप उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो भाई, अरे आगे के क्वेश्चन कहाँ गए, शामिल नहीं किए क्या इस पीडीएफ में? चलो कोई बात नहीं भैया ना, ये शायद पीडीएफ में ऐड होना ही भूल गए। 72 क्वेश्चन, आई होप आप सभी को ये अच्छे लगे होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। मानव भूगोल के बच्चों के डाउट यही होता है, सर मानव भूगोल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बता दो। मैंने 72 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर किए हैं, अगली और क्लास लेकर आ रहा हूँ, है ना। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, मानव भूगोल के बढ़िया क्वेश्चंस लगे तो इनको पढ़ लेना। टेस्ट सीरीज है, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मानव भूगोल के हमने डाले हैं, ये क्वेश्चन भी उसके अंदर हमने डाले हैं सारे, है ना। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मात्र 9 रुपये के अंदर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। करना क्या पड़ेगा आपको, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये अपने नंबर हैं 9817019664, ये अपने नंबर है, इनके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बढ़िया प्यारे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर करना भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी।